दोस्तों नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अ, थोड़ी तबीयत बहुत स्वस्थ नहीं है तो आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन खैर तबीयत एक तरफ है, इस अभियान से जो हम लोग जुड़े हुए हैं वो एक तरफ है। आप सबके आशीर्वाद से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। खैर, एक ऑडियो मैं अभी आपको सुनवाता हूं, उस ऑडियो के बाद मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। और इस प्रकार के ऑडियो मित्रों मेरे फोन पे भरे पड़े हैं। मतलब एक को बजाऊं, किसको किसको सुनाऊं, किसको ना सुनाऊं वाली हालत है। और सैकड़ों ऑडियो इस तरह के आए हैं, सैकड़ों। और इसलिए आज हमने सोचा कि सिर्फ एक ऑडियो में आपको सुनाता हूं, जरा उसको सुनिए और फिर मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगा। नमस्कार, हम गौरी घाट से रामसूद यादव सहारा इंडिया के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। जी जी जी। और मेरा खुद का जो है 76 अकाउंट पर है जी। और उसमें हम ऑनलाइन सबको करा दिए हैं जी। डिफेंसी दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है फिर से ये शेयर फार्म भरा गया। शेयर मतलब ये मेंबरशिप वाला, वो भी भर के दे दिए। हाँ, और हमें लड़की की शादी करना है सर, और पैसा है भी। आप बोलिए। हेलो, क्या बोल देखिए, रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। मतलब हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, रोइए नहीं, आप लोग हिम्मत करिए। हम समझ रहे हैं आपको। देखिए, हम आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आप धैर्य रखें, आप हिम्मत रखें। आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं काफी, और जो हुआ उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपकी मदद पूरी करेंगे। आप धैर्य रखें। 3 लाख 3.5 लाख मेरा कमीशन भी हो पड़ा है। आप कार्यकर्ता भी निकालेंगे सर। कहाँ से हैं? कहाँ से? गौरी घाट से। गौरी घाट बनारस? नहीं, गौरी घाट मऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर, गोरखपुर के बॉर्डर है। हाँ हाँ, बनारस जोन में ही पड़ता है। हाँ हाँ। देखिए, आप हिम्मत रखिए और आप लोग अपना डाटा बना करके हमको दीजिएगा, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट में लगा सकें। मुझे बहुत मोबाइल चलाने नहीं आता है, इसलिए हम आपसे फोन पर बात कर रहे हैं। देखिए, आपके घर में नाती हो, नातनी हो, बेटा हो, बहू हो? नहीं, अभी तो बच्चे हैं सर, अभी तो बड़ी लड़की की शादी करना। हाँ, तो बच्ची से मेरी बात करा देना, वो बना के दे देगी हमको। आप नहीं समझ पाएंगे तो बच्ची से मेरी बात करा देना, वो डाटा बना के दे देगी। अब हिम्मत रखें, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जो सुब्रत राय ने आपके साथ किया उसकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आपकी पीड़ा को रखने के लिए। आप हिम्मत रखें और आप लोग अपने कागज हमको दें, डाटा दें बना करके। कैसे बनाना है उसको? देखो, अपनी बेटी से बात जब भी शाम को करा दी, जब भी घर पे हो तो मेरी बात करा देना, मैं उसको समझा दूंगा, तो वो बना के दे देगी मेरे को। ठीक है सर, है ना? ठीक। अभी तो गई है, स्कूल आएगी तब। ठीक है, शाम को बात कराएंगे। ठीक ठीक। मित्रों, ये आवाज एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे के इंतजार में बैठे हैं। और ये एजेंट भी हैं, उनके 75 अकाउंट हैं, निवेशक भी हैं, एजेंट भी हैं, उनके 75 अकाउंट हैं। और इनके सामने जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि अब इनकी बेटी शादी के लायक है और इनकी जो पूरी जमा पूंजी है वो
कंपनी में फंसी हुई है। अभी दूसरा हम एक अपडेट आपको देते हैं। आप कहेंगे कि ये जो रुलाई है, ये जो आंसू है, ये करोड़ों निवेशकों के आंसू हैं। हमने आज से एक और अभियान शुरू किया है। जहां कहीं भी इस देश के कोई भी नेता किसी भी मंच पर भाषण देंगे, हम उनके भाषण को लाइव दिखाएंगे और उनके सामने सहारा के पीड़ितों की आवाज, निवेशकों की आवाज को रखेंगे। जहां कहीं भी वो भाषण वो देने जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, और किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, ध्यान रखिए आप, सरकार के जो नेता होंगे उनको तो हम फौरन से पेशतर बाखबर करेंगे टेक्स्ट के साथ लिख करके, ताकि जहां कहीं भी उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनके भाषण को सुने, वहां जरूर हमारा जो टैगलाइन होगा वो निवेशकों से जुड़ा हुआ ही होगा। और आपने देखा होगा कि आज सुबह से हमने लगातार जहां कहीं भी हमें नेता के भाषण दिखाई पड़ रहे हैं, हम उनके सामने आपकी बात को रख रहे हैं। और ये अभियान मेरा जारी हो गया है और ये कंटिन्यू रहेगा। तब तक ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपकी बात सुन नहीं ली जाती है। अब हमारे अभियान का असर क्या क्या हो रहा है? हमारे अभियान का पहला असर तो ये हुआ है कि अभी जो 0 से लेकर के 10,000 रुपए तक की बात थी और फिर उसको बढ़ा करके 19,999 तक की बात हो रही थी, अब ऑफिशियली सरकार ने कहा है कि 50,000 तक आप कीजिए। इसके पहले जो शिगुफा चल रहा था 1 लाख से 5 लाख तक, लेकिन आ रहे थे सिर्फ 50,000। अब ये हम ऑफिशियल ये बतला रहे हैं, इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं जरा पढ़ता हूं। सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों को अपने रिफंड का इंतजार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने रिफंड अमाउंट की लिमिट को 10,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा, इससे अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। देखिए साहब, एक साल में इन्होंने 360 करोड़ रुपए के पेमेंट किए थे और 4 लाख निवेशक निपट गए। अब इन्होंने ये कहा है कि उनके अफसर ने कि अगले 10 दिनों में ही अगर 50,000 रुपए का निपटारा शुरू हो जाता है तो अब इनका कहना है कि अगले 10 दिनों में 1,000 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 4,29,000 जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में उन्होंने भुगतान किया है। अब उनका दावा है कि 50,000 करोड़ तक का जो हमने लिमिट किया है, 50,000 रुपए तक का जो हमने लिमिट किया है, उससे 10 दिन में ही हम 1,000 करोड़ का भुगतान कर देंगे। मतलब यह है कि 5,000 करोड़ का जो भुगतान करना है उसमें से 10 दिनों के अंदर 1,000 करोड़ का भुगतान हो जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 4,29,000 लोगों का भुगतान महज 370 करोड़ रुपए में हो गया, और अगर 1,000 करोड़ का भुगतान होता है तो कितने लाख लोगों का हो जाएगा। अच्छी बात है। अब ये दबाव हमारे अभियान का, चिवाइब नेटवर्क के अभियान का काम कर रहा है। परसों PIL लगी,
परसों पीआईएल लगी मंगलवार को, और उसके बाद ये खेल शुरू हो गया, क्योंकि उनको मालूम था, हमने आपको बताया ना कि क्यूबाई कोई अभियान जब चलाता है तो पीछे नहीं हटता है, लगातार लगा हुआ है। और मंगलवार को हमारा पीआईएल फाइल होता है, और पीआईएल फाइल होने के बाद अब इस तरह की खबरें आने लगती हैं कि हम 50,000 रुपए तक का भुगतान कर रहे हैं और 1,000 करोड़ तक का निपटारा हो जाएगा 10 दिन के अंदर में। अगर यही स्पीड रही तो अगले 10 दिन के अंदर में हो सकता है 2,000 करोड़ का निपटारा हो जाए, और यही स्पीड रही तो अगले 30 दिन के अंदर में 3,000 करोड़ का निपटारा हो सकता है, और स्पीड रही तो 40 दिन के अंदर में 4,000 करोड़ का निपटारा हो सकता है, और 50 दिन के अंदर में लगभग 5,000 करोड़ का 4,500 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि 370 करोड़ रुपए तो आपने पहले ही दे दिए हैं। तो 5,000 करोड़ का निपटारा अगले 50 दिन में होने की, इस रफ्तार से अगर मैं बात करूं तो होने की संभावना प्रबल हो गई है। ये क्यों प्रबल हो रही है? क्योंकि मंगलवार को पीआईएल फाइल हो गया, और पीआईएल में जो पहला जो तर्क है वो तर्क ये है साहब कि पोर्टल के माध्यम से पैसे की जो अदायगी हो रही है वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें वक्त लग रहा है। अब इससे बचने के लिए सरकार के कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि भाई अगर पीआईएल में हमको कोर्ट में जाकर के जवाब देना पड़ा तो कोर्ट हमसे पूछेगी कि साहब 1 साल में आपने 370 करोड़ रुपए का निपटारा किया है, 86,000 करोड़ का डिमांड आया है, आपके पास मान लीजिए कि 5,000 करोड़ रुपए का ही निपटारा करना है, इस हिसाब से तो आप 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये स्पीड रहा तो स्पीड तत्काल बढ़ाने की खबरें प्रकाशित कर दी गई। हुई नहीं, ये ध्यान रहे, लेकिन दावा पेश कर दिया गया कि हम 10 दिन के अंदर में 1,000 करोड़ की अदायगी कर देंगे। डर सताने लगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह डर बनाए रखना है आपको, और डर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, डर बनाने की जिम्मेदारी आपकी हमसे ज्यादा है। आपको बड़ी मजबूती से इसके पतवार को पकड़े रहना है। तूफान चलेगा लेकिन पतवार हाथ से छूटना नहीं चाहिए। और अभी तूफान तो आएगा तो बाढ़ भी आएगी, और पतवार अगर छूटा तो नैया डूब जाएगी। तो पतवार को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना है। ये पैसे की अदायगी का सवाल है। और मैं उन बंधुओं से ये जानना चाहता हूं जिनका मैंने ऑडियो अभी सुनाया। अब आप बताइए, ये हर घर की पीड़ा है। इसमें एजेंट बंधु भी हैं, इसमें सहारा के कर्मी भी हैं, और निवेशक जो रो रहे हैं वो तो है ही, सब लोग हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि कंपनी का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कंपनी के कुछ लोग जरूर हैं जिनके ऊपर ये दोष मढ़ना पड़ेगा। उन्होंने वारे न्यारे किए हैं, उन्होंने पैसे बनाए हैं, और आज भी वो पैसे बना रहे हैं। हजारों करोड़ की उन्होंने संपत्ति बना ली है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और इसीलिए अब कंपनी के प्रति कोई मोहब्बत अब नहीं रहेगी। कंपनी को अब मोहब्बत के भाव से बाहर आना पड़ेगा, और उनको विश्वास हासिल करना पड़ेगा। अपने निवेशकों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा, अपने एजेंटों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा, अपने कर्मचारियों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा। ये मुट्ठी भर लोग अगर ये 10 करोड़ लोगों को बरगलाने की सोच रहे हैं तो ये अवश्यंभावी है, असंभव है। अवश्यंभावी तो नहीं, असंभव है। ये असंभव है कि ये मुट्ठी भर लोग, करोड़ों निवेशक, लाखों एजेंट, हजारों कर्मचारी को बरगला दें और वारे न्यारे कर लें, माल बना लें।
ये चलने देने वाले हम नहीं हैं। इसीलिए आज भी मैं कह रहा हूं कि ये दबाव आपको बना करके रखना है। कल ये बात हो रही थी कि जिन लोगों ने रिट पिटीशन दायर किया है, वो लोग अब सीधा सीधी पीआईएल के साथ आ जाएं। उनसे भी ये मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना भी काम करें, और जिन्होंने पीआईएल लगाई है, क्योंकि रिट पिटीशन वाले जो हैं उनका नेचर पीआईएल का नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। और मैं खास तौर से नागेंद्र जी को ये कहने वाला हूं कि आपका अब जो रिट पिटीशन जो आपने फाइल किया है, अच्छी बात है, उस पर जो भी वर्डिक्ट आएगा वो भी हक में जाएगा, लेकिन उसमें चूंकि 2, 4, 5, 10, 15, 16, 17 लोगों के नाम हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि बाकी लोगों का भी हो, लेकिन पीआईएल में तो एक आंदोलन, एक संगठन ने पीआईएल किया है, और इसमें करोड़ों लोगों की तरफ से ये याचिका गई है। इसीलिए आप सभी ज्वाइंट एक्शन करें, अब इधर उधर न घूमें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करें, एक साथ आकर के संयुक्त लड़ाई लड़ें, और संयुक्त लड़ाई जब लड़ेंगे तभी आपका भला होगा। जो साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं इस बातचीत को आगे बढ़ा रहा हूं, और उनको ये कहने वाला हूं कि आप सभी लोग अब अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, इसलिए आप सभी अब एकजुट होकर के लड़िए। और जो पीआईएल दाखिल हुई है, मुझे बहुत अफसोस है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, और खास तौर से मैं प्रबंधन के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि ये पीआईएल जो है वो आपके हित में होगा अंततः। इसे आप ऐसा मत समझिए कि आपके अहित में जा रहा है, क्योंकि सरकार आज जब कहना शुरू कर दी कि हम अगले 10 दिन में 1000 करोड़ रुपया का भुगतान करेंगे, यही बात प्रबंधन भी कहती थी कि पैसा आपके पास है, वो तो भुगतान कर दीजिए। लोग हमारे माथे चढ़ रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, यही प्रबंधन वाले आपसे डिमांड कर रहे थे, और सरकार नहीं सुन रही थी। जैसे ही पीआईएल लगी और पीआईएल की बात उठी तो पैसे की अदायगी में तेजी आई, लेकिन पीआईएल जब लग गई तो कान खड़े हो गए। और पीआईएल में पहला आर्गुमेंट क्या है कि साहब ये इसमें डिफिशियंसी से पैसे तसीले जा रहे हैं, और हजारों करोड़ रुपए तसील दिए लोगों ने। गरीब भोली भाली जनता अपना डिफिशियंसी हटाने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं और बारे न्यारे हो रहे हैं। इसलिए पोर्टल को फिर या तो बंद करना पड़ेगा, अब बंद करने इलाज नहीं है। आप सिंगल विंडो आप खोलिए और इंश्योर कीजिए कि टाइम बाउंड, आप बताइए कौन सा समय दे रहे हैं आप। ये हेतु मद भूत में नहीं चलेगा। आज पोर्टल खुल गया, करते रहिए, और अमित शाह जी भाषण देते रहे और 1 साल में 370 करोड़ का निपटारा हो, ये नहीं चलेगा। पोर्टल अगर खुला है तो आपको समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि इस समय सीमा के अंतर्गत अगर 15,000 करोड़ रुपए ही आपके पास हैं, वो दे दीजिए। आज जो कंपनी का सर फोड़ने के लिए लोग खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं दफ्तरों में जा करके, कम से कम वो तो रुक जाएगा, उसकी तो शांति मिलेगी। और फिर आप कंपनी पर दबाव बनाइए कि पैसे जमा कीजिए साहब, हमने तैयार कर लिया है। तो सतीश चतुर्वेदी जी आज जुड़ गए हैं। अभय जी कल हमारे स्टूडियो में आए थे। एक तो आप दोनों को बहुत बधाई, और पूरे आपके संगठन को बहुत बधाई। आपको जो सुनना पड़ा है अपने ही साथियों से, उसके तरफ से मैं ही क्षमा प्रार्थी हूं। हो सकता है कि आपके साथी आपको कभी चंदा चोर कहा, आपको कभी बेईमान कहा, कभी कुछ कहा, और मैंने जब कल आप हमारे स्टूडियो आए थे और मैं आप सबको देख रहा था यहाँ पे, तो मैं भी कभी कल भाव विह्वल था और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था कि देखिए किस प्रकार से लोग संघर्ष कर रहे हैं।
अदालतों के चक्कर लगाना, भगवान न करे किसी को ये जीवन में मौका आए कि वो उनको अदालत जाना पड़े, लेकिन एक तो पीड़ित, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, बेटियां शादी के लिए हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए हैं, बूढ़े माँ बाप दवाई के लिए हैं, उनकी तरफ से आप अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। और चूंकि मैं इस बीच में मैं पड़ गया, मैंने सबको ये कहा कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तो मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर ओनस थी। लेकिन जब भी लोग हमारे कार्यक्रम में आपको चंदा चोर कहते थे तो कई बार मैं विचलित हो जाता था, क्योंकि मैं तो आपको नजदीक से देख रहा था, आप लोगों को किस प्रकार से चलते हैं, मेट्रो तक जाने के लिए कैसे आप ऑटो न लेकर के इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से जाते हैं, तो मैं ये देख रहा था। कई बार मैंने अपनी गाड़ी में बिठा करके आप लोगों को मेट्रो छोड़ा, तो मैं मन ही मन, मुझे बहुत अफसोस होता था, दुख होता था, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ भाई, अभी तक तो यही हुआ है, लोगों ने गुमराह किया है, ठगा है। और जब इस पूरे प्रकरण में आज लोग सालों से ठगे हुए हैं तो किस पर भरोसा करें। मेरा भी एक प्रकार से कभी कभी आप लोगों के ऊपर भरोसा टूट जाता था। मैं बोलता तो नहीं था, लेकिन भरोसा टूट जाता था। फिर भी आप लोगों के जिद, आप लोगों के संघर्ष, इसको देखते हुए, पानी, बरसात, गर्मी, सबको झेलते हुए जिस तरह से आप लोग बढ़ रहे थे, और एक ही सवाल कहते थे कि सर, जो आप पीड़ा सुनिएगा हमारे निवेशकों की, तो आप सो नहीं पाइएगा। और ये बात सच है सतीश जी, मैं, अभय जी, आप लोगों की बात को मैं कबूल कर रहा हूं, वाकई में सोने लायक नहीं है। और आपने एक वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा, ऐसे ऑडियो की बाढ़ है हमारे फोन पे, रिकॉर्डेड है, कहिएगा तो मैं सुनाते सुनाते मैं थक जाऊंगा। अब तो फोन में रिसीव नहीं करता हूं, ये हालत हो गई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पीड़ादायक है। तो मैं उन निवेशकों की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं आप लोगों से, जिन्होंने आपको चंदा चोर कहा, आपको जो कुछ भी गाली गलौज किया, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि झगड़ा बंद करके एक दिशा में काम करें और सारे लोग पीआईएल के साथ खड़े हों। ये जो अभी बात हो रही है सतीश जी, कि अब 10,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपए तक मिल रहे हैं, और ये 10 दिन में 1,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं कि आपके पीआईएल में जो ये लिखा हुआ है, तो इंटेलिजेंस को सारी बात रहती है। कल हमारा वीडियो लोगों ने देखा होगा, और उसके बाद से ये प्रकरण चलना शुरू हो गया है। बोलिए बोलिए सतीश जी, बोलिए। नेटवर्क आपका फ्रीज कर गया है। अनवर आज आप बोलिए। अनवर बोलिए। नमस्कार सर। से भी आप, कन्हैया शाह से भी मैं आग्रह कर रहा हूं, अगर वो मेरे शो को देख रहे हैं, जरूर आइए। आप ऐसा ना समझें कि सहारा के पक्ष को हम लोग नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल मत समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि कंपनी के पक्ष को भी बड़ी मजबूती से, शिद्दत से हम रखते रहे हैं और आगे भी रखेंगे। इसलिए मैं कन्हैया शाह से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो आए और इस सारी प्रक्रिया में एकजुट होकर के, मिल करके आगे बढ़ें। अनवर बोलिए। नमस्कार सर। सर, सबसे बड़ी कमी तो ये पोर्टल में आई सर कि अमित शाह जी ने पोर्टल को चालू किया, उसमें सबसे पहले इनको ये नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था कि भाई जिनका 10,000 है सर, छोटे अमाउंट वाले, जिसका 10,000 है, 5,000 से लेके 10,000 तक, और 10,000 से लेके 50,000 तक वाले इन पे क्लेम करें, ये नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था। ये इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद जो जमाकर्ता डेथ कर चुके हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं दिया सर। जो जमाकर्ता सर डेथ कर चुके हैं, मर चुके हैं, अब उनके परिवार के लिए ये भी नोटिफिकेशन नहीं दिया सर। इनको एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि इतने अमाउंट पे लेके इतने अमाउंट के जमाकर्ता को इस पे मिलेगा। उसके बाद एवरेज बना देते सर। एवरेज बना करके फिर उस हिसाब से इनको पोर्टल लॉन्च करना चाहिए था सर। इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की।
जमाकर्ता, एक मिनट सतीश जी, जो जिन जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है, अब उनके परिवारजनों को ये पैसा कैसे मिलेगा? इसका क्या तरीका आपने सुझाया है? धन्यवाद पाठक जी। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और जो लोगों ने हम पे लांछन डाली है, उन्होंने हमारे लिए आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद मानते हैं सर। हमारे को गलत उनके लिए नजरों में है, देश के लिए नजरों में है, लेकिन मेरे लिए वो आशीर्वाद है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूं और वकील साहब से कुछ मैसेज आया, उन्होंने तुरंत हमको फोन करके बुलाया। मैं भी इस समय सुप्रीम कोर्ट में हूं और प्रक्रिया चल रही है। जो देश के हमारे जमाकर्ता गुजर चुके हैं, निःशुल्क PIL में हम उनको जोड़ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके तुरंत डाटा हमको 30 तारीख के पहले उस डाटा को दे दें। सभी से हाथ जोड़े की विनती है, प्रार्थना है, जो लोग विकलांग हैं, जो लोग डेथ हो चुकी है, वो सारे के सारा डाटा हमको दे दें। और जो लोग को पैसा फंसा हुआ है, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि अब एक ही रास्ता है, वो है सुप्रीम कोर्ट का। आज हमारी PIL लगने के बाद 3 दिन हुआ है, 3 दिन में भारत सरकार एक्शन में आ गई। वो आज सारी मीडिया पे आपको दिख रहा है। मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं उसके विश्वास में नहीं आऊंगा। एक हमारे सक्रिय कार्यकर्ता सहारा के अपने आप को पहले पदाधिकारी बोल रहे थे, फिर वर्कर बोल रहे थे, एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में आज उनको वीडियो वायरल किया। उन्होंने कहा है कि संगठन के साथ लोग नहीं भ्रमित हो, नहीं जुड़े, नहीं कागज दें, ऐसा इन्होंने अपील किया है। मैं ऐसे देश के वासियों से अपील करता हूं कि आपका एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है और एक ही स्थान है, वो सुप्रीम कोर्ट और भगवान। आपको अपना पेपर देना होगा, आप अगर भुगतान लेना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा कि मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में हूं और वकील साहब चूंकि आ चुके हैं, कुछ कागज भी हमें उनको देना है, तो मैं हमारे अध्यक्ष जी भी होंगे, जुड़ेंगे, आपको कुछ बातचीत भी करनी है। और वो नेट पे आ चुकी है, साइट पे आ चुकी है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करना है, वो आज करके हमको देना है। और हम देश के लिए और 10 करोड़ जमाकर्ता के लड़ रहे हैं, क्योंकि 10 करोड़ की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, एविडेंस हमने 10 करोड़ के पेश सुप्रीम कोर्ट में किए। अभी तक हम जो 13 करोड़ की बात कर रहे थे, आज से हम 10 करोड़ की बात करेंगे। 10 करोड़ के एविडेंस पेश किए हैं। और जो लोग हमारे मंच पर कहते हैं कि संगठन के माध्यम से हमारे 10,000 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, मैं ऐसे साथियों से कहना चाहता हूँ वो एविडेंस दें कि आप संगठन के लोग 10,000 कैसे एक्सपायर हुए। जो साथी सहारा के पक्ष में बोलते हैं कि संगठन की वजह से 10,000 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ एविडेंस में कैसे देते हैं। हमने एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, जो जमा करता हमारा एक्सपायर हो चुका है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ देशवासियों से कि 30 तारीख के पहले जितने भी डेथ मैच्योरिटी अमाउंट है या अकाउंट है या व्यक्ति है, वो हमको शीघ्र से शीघ्र डाटा दें, नेचुरल डाटा दें, विकलांग डाटा दें, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रख सकें। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी सुनवाई अति शीघ्र नंबर पे आएगी, ऐसी मुझे आशा भी है, मुझे विश्वास भी है। और आज मैं पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट का करके शाम तक यहाँ से निकलूंगा। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। जो उन्होंने हमसे, मैं उसको आशीर्वाद समझता हूँ, मैं उन साथियों को प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानता हूँ। इन्हीं बातों के साथ सर नमस्कार। आपकी क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं संगठन की ओर से सबसे क्षमा मांगता हूँ। गाली दिया वो आशीर्वाद है, बुरा बोला वो भी आशीर्वाद है, अच्छा बोला उनके लिए प्रणाम। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। ये अजय उपाध्याय जी हैं, इनका एक मैसेज आप अपलोड कीजिए। इन्होंने कहा है कि उम्मीद जगी है, आशुतोष सर के चैनल से आत्महत्या करना बंद कर दिए। अजय जी, नहीं, आत्महत्या तो देखिए, एक जो झूठी आत्महत्या थी जिसको बनाया गया, उसके खिलाफ मैं एक अभियान चला रहा हूं। और उसी एक्टर ने एक मूवी बनाई थी कि अंतिम विकल्प भी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, अंतिम विकल्प भी। तो इससे तो करना नहीं है, आत्महत्या क्यों करेंगे? जब आप हौसला रखेंगे तभी तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। और कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सहारा कंपनी भी दुश्मन नहीं है। गलतियां हो रही हैं, उस गलती को ठीक करिए। व्यक्ति के रूप में सहारा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर सहारा के कुछ लोग वारे न्यारे करने में लगे हुए हैं, अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, और ये लाखों करोड़ों पीड़ितों को वो सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मर गया, पैसा दे दिया, चलो जाने दो, तो ये ऐसा हम बनाना रिपब्लिक तो होने नहीं देंगे। मैं उनके खिलाफ हूं, सहारा कंपनी के खिलाफ नहीं। मैं उन व्यक्तियों के खिलाफ हूं जो आज भी संस्थान में इस प्रकार के विचार को रखते हैं।
नहीं रखते हैं तो वो अविलंब सामने आकर के कहें, सरकार को पैसा जमा करें, निवेशकों के साथ बातचीत शुरू करें, एजेंटों को बुलाएं, उनसे बातचीत शुरू करें। नहीं, या फिर ऐसे लोगों के साथ आप मिल जाएं, एक दो लोगों के साथ, उनको कहें कि ले लीजिए पैसा और आप जाकर के सबको संतुष्ट कीजिए। ये दौर आपको याद होगा, एक जमाने में क्या होता था कि ये जो मिल मालिक होते थे अपने किसी छोटे मुलाजिम को कहते थे कि जो वर्कर है नाराज हो रहे हैं, तो ये मैं तुम्हें पैसा देता हूं, वर्कर की नाराजगी को शांत करो। ये सब लंबा चलता नहीं है और अंततः वर्कर, वो जो जिनको आप शांत करने के लिए भेजते हैं, वो भी वर्कर के ही साथ हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए आप, चालाकी कोई काम नहीं करने वाली है। अगर हम न खड़े होते तो हो सकता है कि चालाकी आपकी चल रही होती, लेकिन जब हम लोग खड़े हो गए हैं तो अब चालाकी चलने नहीं दूंगा। और जब मैंने कहा कि हमने अभियान जब छेड़ा तो न सिर्फ जनता की अदालत लगाई, पहले सतत अभियान छेड़े हुए हैं, और हमने ये भी कहा कि हम ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और पीआईएल भी लग गई। और जब पीआईएल लग गई है तो आपके कान पे जो है सो फटराने लगा है। तो अब वो काम तो चलने नहीं दूंगा। ये न्यूटन साहब हैं, न्यूटन साहब किधर गए? न्यूटन साहब, हाँ न्यूटन साहब नमस्कार। न्यूटन साहब नमस्कार। क्योंकि आप पक्ष रखते हैं और मैं बिना किसी इसके, आप ये जो पीआईएल लगा है इससे आप खुश हैं? न्यूटन साहब आप खुश हैं? नमस्कार सर, सबको नमस्कार। नमस्कार। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारा ऑनर साहब मेरा मानना ड्राइव करके मीटिंग अटेंड कर रहा है, मेरा मानना ये सही नहीं है। सर प्लीज आप कई बार रुकिए, रुकने के बाद मीटिंग में लाइव में जुड़िए, लेकिन आप बार बार स्क्रीन में आपका नजर आ रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से ज्वाइन करिए, या अपना वीडियो ऑफ करके आइए। क्लैरिटी नहीं आ रही है आपकी आवाज में। सुना जाएगा सर? नहीं, अभी भी नहीं आ रही है, कट के आ रही है आवाज आपकी। हेलो सर, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। सबको नमस्कार। अबे आप बोलिए, आप बोल लीजिए। आपको वकील के पास जाना नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अबे बोल लीजिए आप। एक मिनट रुको अनवर, रुकिए अनवर। नमस्कार ट्यूब चैनल के सभी सम्मानित साथियों, जो मंच पे पैनलिस्ट के रूप में कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं आशुतोष पाठक सर, हमारे मंच पे हमारे जिम्मेदार साथी जो देश के निवेशकों के हकों की लड़ाई को बराबर आगे कर रहे हैं, भाई नागेंद्र कुशवाहा जी, विष्णु कुमार झा जी और न्यूटन मंडल जी भी हैं। उनको भी बधाई, उनको भी आभार ही है कि जब कोई व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है तो सही रास्ते पे लाने के लिए भी तमाम परिवार के लोग लगे रहते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग भी हैं, और आने वाले निकट भविष्य में न्यूटन मंडल जी को भी एहसास होगा कि सच कौन है, गलत कौन था, और जानते वो सब हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बहुप्रतीक्षित जो जनहित याचिका थी वो सबमिटेड हो चुकी है। कुछ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारियां होती हैं, जो डॉक्यूमेंट फाइल किए जाते हैं, उसके बाद जो क्वेरी आती है उस पर तमाम चीज़ें जो रखी जाती है, उसके लिए वकील साहब लोगों ने पहले ही बुला लिया है कि कहीं कोई कमियां ना रहने जाए पाए। इस नाते आप लोग तब तक रहिएगा जब तक आप लोगों को एक पूरी चीज़ें जो मेंशन करने के विधिक तरीके हैं उसमें पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो जाए। तो उसी क्रम में आज हम लोग दोबारा पुनः सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, और वकील की तमाम जो हमारे साथी हैं, जिन लोगों ने अपनी पूरी विधिक प्रक्रिया करी है, वो लोग लगातार लगे हुए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आशुतोष सर ये ने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले भी ये हुआ है आशुतोष सर, और आज भी हुआ है। चूंकि आज देश का सबसे बड़ा मामला जो है सबसे बड़े देश के उच्च सदन में पहुंचा है, जो देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए पहली बार कोई संगठन पहुंचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई समूह में संगठन पहुंचा है, कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है।
तो वो देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए बहुत एक नजीर साबित होने की स्थिति आएगी। फैसला जिस तरह भी आएगा, देश के निवेशकों के लिए वो खुशियां लेकर के आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम लोगों को पुरानी कुछ भी बातों को दोहराना नहीं है। किसने कब क्या किया और आंदोलन ने भी अभी तक क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब बातें पीछे रखी जाए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आशुतोष पाठक जी को जब हम लोगों ने पहली बार मंच पे लाने का प्रयास किया और कोशिश किया कि इस पीड़ा की आवाज को बने और क्यूआईब चैनल उसका प्रतिनिधित्व करे, तो जिस उद्देश्य के लिए लाया था, जिस उद्देश्य के लिए इनके पास जाकर के निवेदन किया था, वो आज वास्तव में देश के निवेशकों के लिए फलीभूत होने जा रहा है। और इसको हम तपस्या कहेंगे। इस तपस्या में जैसे ईश्वर के रूप में भगवान शिव है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तो नाम के स्वरूप आशुतोष है, उनका भी नाम शिव ही है। इनको भी प्रसन्न करने के लिए हम लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन चूंकि शिव का एक दूसरा स्वरूप यह है कि शिव जी को कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ चढ़ा दो, बेल का पत्र चढ़ा दो, थोड़ा सा भाव से जल चढ़ा दो, भांग की कुछ मतलब शिव जी को तो कुछ भी दे दो, भाव भक्ति भाव से दे दो, वो स्वीकार कर लेते हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, जल्दी वरदान भी दे देते हैं। तो कुछ इसी तरह से क्यूआईब नेटवर्क ने भी किया। जिस वकीलों के पैनल को लेकर के हम लोग आपके इस देश के गरीब पीड़ित निवेशकों का, और जो आज रो रहे थे एजेंट साथी, जो अपनी बिटिया की शादी के लिए हम लोगों से बात कर रहे थे ना, उनकी आवाज आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई है। हमने उनकी आवाज को नहीं पहुंचाया है। हमको उनसे कोई मतलब भी नहीं है कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, उन्होंने गलत तरीके से पैसा अर्जित करके सहारा के प्रबंधन तंत्र में ब्लैक मनी लगाई थी, उनसे कुछ लेना देना हम लोगों को नहीं है। हमको लेना देना उन लोगों से है कि जो आज इस तरह से पीड़ित व्यक्ति, जो आज आपने ऑडियो में सुना होगा, ऐसे ना जाने कितने लोग हमारे पास फोन करते हैं, जहाँ की कन्हई शाह जी जैसे लोग और कुछ लोग कहते हैं कि सहारा इंडिया के एजेंटों को के आत्महत्या के कारण जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग हैं। तो वो ऑडियो भी एक बार देखें। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि देश के इन्वेस्टरों की सूची जो आत्महत्या कर चुके हैं, जिनका डेथ हो चुका है, मैंने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। मैं कन्हई शाह जी से भी निवेदन करूंगा और प्रबंधन के लोगों से भी इस बात को कहूंगा कि अगर कोई ऐसा डिटेल्स सहारा के प्रबंधन तंत्र के पास लिखित रूप से हो, तो उसको भी हम लोगों को सौंप दिया जाए। क्योंकि हम लोगों को जो पूरी जानकारी तो है नहीं कि हम लोग एजेंट साथी कितने इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। हम जो जानते हैं, वो अगर एक मरता है तो हमारे 1 लाख साथियों के मरने के बराबर होता है। तो हमारे लिए तो वो एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान छोड़कर, दुनिया छोड़कर गया है, तो उसकी पीड़ा, उसका दर्द हम उठाते हैं। लेकिन आधिकारिक सूचना अगर सहारा के प्रबंधन तंत्र के पास है कि वास्तव में 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसको जितना जल्दी हो सके अतिशीघ्र ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों को दिया जाए, ताकि जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टरों की सूची लगाई है, वैसे हम लोग उस सूची को भी लगा करके उनके ना सिर्फ भुगतान की मांग कर पाए, बल्कि उनके परिवार के लोगों को भरण पोषण की अतिरिक्त व्यवस्था भी सरकार के से मांग करें कि दें। लेकिन जितना हम लोगों को जानकारी थी, जितने हम लोगों को जानकारी में आया कि वो पीड़ित एजेंट साथी ने आत्महत्या कर लिया, उन सबको हम लोगों ने मेंशन किया है। अब उसकी संख्या वो 10,000 बता रहे हैं, तो ये आंकड़े हमारे पास नहीं है। अगर सहारा प्रबंधन तंत्र के पास आंकड़े हैं, तो अविलंब लिखित रूप से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को प्रेषित करे। अगर वो अपने एजेंटों के हितैषी हैं तो, और अगर इसी तरह लोगों को मरते हुए छोड़ना चाहते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। रही बात देश के लोगों को, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अब ये जरूरत है कि हम उसको साबित कर पाए कि हमारा पैसा किस तरह से, किस रास्ते से, कहां पे जाके कन्वर्ट कर दिया गया है। जब तक हम ये वैधता की पहचान सुप्रीम कोर्ट में जाकर के साबित नहीं कर पाएंगे, तब तक ये लड़ाई लंबी तौर तक खिंचती चली जाएगी और पैसे का भुगतान का रास्ता सफल नहीं हो पाएगा। तो जितने जल्दी हो सके हम सभी साथियों को, चाहे वो पीड़ित निवेशक हो, एजेंट हो, या फिर सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग भी हों, क्योंकि हमने इस पीआईएल के ड्राफ्टिंग के आधार पर, कल जब आशुतोष पाठक जी उसको पढ़ रहे थे, तो अगर जो साथी नहीं सुन पाए हो वीडियो को, फिर से पढ़िएगा और फिर से देखिएगा ड्राफ्टिंग को। और चूंकि मैं, बहुत सारे लोग छुपाते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कुछ छुपाता नहीं है, पहले भी नहीं छुपाया था, आज भी नहीं छुपाया है। एक एक अक्षरशः बात पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे और सहारा प्रबंधन तंत्र को भी उसकी कॉपी दे दी जाएगी। जो लोग चाहेंगे उनको भी कॉपी दे दी जाएगी
अगर सरकार हमसे मांगेगी तो सरकार को भी वो कॉपी दे दी जाएगी कि भाई देखिए पढ़िए, हमने इसी ग्राउंड पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग रखी है। आपको पढ़ने का हक है, आपको जानने का हक है कि हमने उसमें क्या लिखा है, हमारे देश के निवेशकों के पक्ष में है, किसी कंपनी के विरोध में है, या सरकारों के रवैये के विरोध में है, या हमारा न्याय देरी से मिल रहा है, इस पे इसके संबंध में है। वो सारी पहलुओं पे हम लोगों ने ध्यान दे के, हमारे वकीलों ने, प्रकांड विद्वान लगे हुए थे उसमें, नीलेश ओझा जी जैसी की पूरी कैबिनेट टीम लगी हुई थी। वो उनके नाम के आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके, और ये भी जानिए कि नीलेश ओझा जी जैसे लोग ही आपकी मानवीय पीड़ा को समझे भी हैं। बहुत सारे वकील हमने हिंदुस्तान इस सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं। हम इस जगह खड़े नहीं हो पाते अगर नीलेश ओझा जी और आशुतोष पाठक जी जैसे लोग ना होते। हमारी हैसियत और हमारे संगठन की भी हिम्मत इस तरह नहीं थी, क्योंकि बहुत खंडों खंडों में तोड़ा गया था इसको। बहुत बार टूटा, बहुत बार उठा, बहुत बार खड़ा हुआ, और बहुत बार लोगों ने हाथ थाम लिया, और एक समय आशुतोष पाठक जी ने हाथ थाम लिया। अब बड़े भाई की भूमिका अदा कर रहे हैं, बस इनके ऊपर विश्वास करिए, आंदोलन के लोगों के ऊपर विश्वास करिए। निश्चित जब तक प्राणों में प्राण है, आंदोलन अपनी सच की लड़ाई को लड़ता रहेगा, और निश्चित मैं संदेह कर रहा हूं कि अगर संघे शक्ति कलयुगे है, जितनी तेजी के साथ हम लोग इस सदन में लड़ाई को भी लड़ेंगे, उतनी ही तेजी के साथ सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम इस कोर्ट के बाहर भी होंगे। एक मिनट इंतजार करिए। एक मिनट रुकिए। एक आलोक जोशी जी हैं, इन्होंने लिखा है कि इन लोग हमदर्दी का ढोंग करके चंदा चोरी का धंधा चला रहे हैं। आलोक जी, मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी तरीका हो निदान का, तो आप बताएं। ये सारे लोग आपके साथ हम उनके साथ चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। तो वो हमको तरीका बता दें, हम उनके साथ चलेंगे। और मैं आशुतोष सर, मैं आपके चैनल पे इस आंदोलन के दौरान, इस पीआईएल के दौरान तो बात छोड़िए, सारे लोग जान रहे हैं कि हमने लगातार डाटा दे दिया है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान जब से हमने शुरुआत किया था, शुरू से लेकर के आज तक, जब तक हमने आंदोलन की पहली कड़ी में जब हमारे पास कोई संगठन का खाता भी नहीं था, तो हमने जो व्यक्तिगत खाता लिया था, उस खाते का स्टेटमेंट भी सार्वजनिक कर देता हूं। अगर हमने हिंदुस्तान में देश के निवेशकों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो संगठन ने, खासतौर पे राष्ट्रीय कमेटी ने, उस कमेटी में कितना पैसा अर्जित किया था जिससे ये लड़ाई आज तक लड़ी है, ये देश के सामने हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अरे हम करोड़ों में नहीं है भाई, हम लाखों में भी नहीं है, उस तरह लाखों में नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। हम लोग इस लड़ाई को जीने के लिए, लड़ने के लिए विषम हालातों में लड़े हैं। हम उस तरह लड़े हैं जिससे हमारे परिवार के लोग पीड़ित हों, हमारे घर का कोई सदस्य पीड़ित हो, हमारी पूरे लोग जिस तरह पीड़ित हो, वहां लड़ने के लिए एक इंसान को आगे आना चाहिए, उस तरह लड़े हैं। अब ये है कि जिसको हमारी लड़ाई बड़ी दिख रही हो, तो आशुतोष पाठक जैसे लोग आकर के बड़ा बना देते हैं। मैं क्या करूं उसको? अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आलोक जोशी जी ने संदेश दिया है। आलोक जोशी जी, मेरे ख्याल से आपको शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि प्रबंधन से मेरे बारे में जानकारी हासिल करिएगा, सहारा प्रबंधन से, तो शायद आपको पता चल जाएगा मैं आपको क्या जवाब दूं। आपने लिखा है धंधे में शामिल हैं, मैं चाहूं तो आपकी खाल खींच सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि वो प्रकटीकरण होता है। लेकिन मैं आपको ये आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने सहारा प्रबंधन के लोगों से, और अब तो सहारा श्री नहीं है, उनसे जाकर के शायद मेरे बारे में पता कर सकते हैं, या पूरे संगठन से, तो आपको शायद मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसी प्रतिक्रिया देने से बचिए, इस तरह से सार्वजनिक रूप से। और देख रहे हैं लोग क्या क्या लिख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज पैसे की अदायगी शुरू हुई। मैं अभय को जानता था, ना न्यूटन को जानता था, ना कन्हैया को जानता था, किसी को मैं नहीं जानता हूं। और जब मैंने जनता की अदालत लगाई थी, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये निवेशक कहाँ हैं, कितने हैं, कौन इसकी कोई संगठन भी है, कोई जानकारी नहीं थी। ये पूछे सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैंने 2 विषय उठाए थे, दिशा और सुशांत का, और सहारा का। दिशा और सुशांत में भी चंदे की उगाही हो रही है क्या? आलोक जोशी जी, दिशा और सुशांत को लेकर के पीआईएल फाइल किया,
और पहले दिशा और सुशांत का पीआईएल फाइल हुआ, कहां पे हुआ? मुंबई हाई कोर्ट में हुआ। और कौन आया इंटरवेंशन? अर्नब गोस्वामी ने 6 महीने तक चलाया था। आदित्य ठाकरे को वो कुछ नहीं कर सके और आदित्य ठाकरे उनको ठेंगे पर रखे। पूरी भाजपा सरकार ठेंगे पर थी। जनता की अदालत लगी, अक्टूबर में पीआईएल फाइल हुआ और आदित्य ठाकरे और दोनों बाप बेटे की औकात नहीं हुई, इंटरवेंशन फाइल करना पड़ा अदालत में कि मुझे सुने बगैर कोई निर्णय मत दीजिएगा। ये है आशुतोष पाठक और उसकी टीम। आलोक, क्या नाम है? कौन? आलोक जोशी जी। तो जोशी जी, मैं अगर आप मेरे सामने आ गए या अगर हिम्मत है तो इस पर आइए वीडियो पे, अल बल लिखिए मत, समझ गए? वरना मैं आपकी दलाली को इतना नंगा कर दूंगा जो दिखने लायक नहीं रहिएगा। तो ध्यान से रहिए। तो आप कम से कम जब बोलते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो उसको गंभीरता से बोलिए। और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को इसी क्यूआई नेटवर्क ने घुटनों पर ला दिया है। वरना ये कांग्रेस और एनसीपी से वो डील कर रहे थे मुख्यमंत्री पद का, और आज हमने जब ठोका पीआईएल तो औकात पता चल गई है अभी। और उस केस को भी हम छोड़े नहीं हैं। आप देखते होंगे, एवरी डे आई डू प्रोग्राम ऑन दिशा एंड सुशांत, एवरी डे। तो मैं, जितने भी लोग हैं, मैंने बार बार कहा है, जो प्रबंधन के पक्ष हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रबंधन के पक्ष को हमारे नेटवर्क पे ना रखिए, बिल्कुल रखिए। गलत रखिएगा तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको सही होकर के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आए बाएं अल्ल बल अगर हमारे चैट बॉक्स में लिखेंगे तो यहां आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी अनर्गल बात, अनर्गल टिप्पणी करने के पहले कई बार सोच विचार करके करिए, ठीक है? हाँ, न्यूटन बोलिए। आप न्यूटन को जरा बोलने दीजिए। न्यूटन, आपकी आवाज आ रही है अब? सर जी बोलिए। सर आ रहा है सर। जी बोलिए। अवधेश जी चले गए। अवधेश जी का लगता है डिस्कनेक्शन हो गया। हाँ न्यूटन, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए अब। अच्छा, नमस्कार सर। जो साथी हमारा स्टूडियो में, सबका नमस्कार। आवाज जी, विष्णु जी और हमारा अनार भैया जी को, तो जो साथी सुन रहे सबको हमारी तरफ से नमन बंधन। जो सर पहले हम एक बात किया था, जो हमारा जो कंपनी में जो पैसा दे नहीं पा रहा, इसीलिए हम पहले एक बात किया था, जो हमारा साथी अभी तक जो नेगेटिव में, उनका मंशा भी डिजिटल और एजेंट लोगों का पैसा कैसे ले। हम जो अभी तक जो ऑफिस बैठे काम कर रहा है, हमको भी एक पीड़ा है, जो डिजिटल का पैसा कैसे मिला जाए। उद्देश्य एक ही, लेकिन जो तारीख का अलग हो सकता है, ये भी मेरा मानना है। पहले हम जो जो पहले 2 दिन 4 दिन पहले जो हमारा नीरज जी एक बात किया था पीएल फाइल के लिए, जो ऊपर वाला से कमना है, जो पीएल फाइल सही तरफ से सुनवाई हो। लिंक दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, अवधेश जी मांग रहे हैं, लिंक दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दे रहे हैं। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। बात का नेटवर्क इशू हो रहा है मेरा मानना। बीएन सिंह कह रहे हैं ट्रांसफर। सुनिए, अब जो आप विषय पर बात कर ले, जो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आपकी आवाज न्यूटन आ नहीं रही है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर के आ रही है, क्लैरिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका म्यूजिक, आपका माइक खराब है। अवधेश जी आ रहे हैं क्या? अवधेश जी ज्वाइन करिए, अवधेश जी। और मैं कन्हैया शाह से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप भी आइए, आपस में लड़िए मत, सब लोग एक साथ रहिए। और मैं तो कहूंगा कि इस पीआईएल में सहारा भी आए, क्योंकि देखिए सहारा को वादी इन्होंने बनाया है 5वें नंबर पे, पहले वादी सरकार को बनाया है। अवधेश जी, ये जो पीआईएल लगी है, आपने देखा ड्राफ्ट उनका? मैंने कल पढ़ के सुनाया था। तो क्या लेकिन क्या आप इससे सहमत है? पीआईएल लगी है, आपको लगता है कि ये
खुशी जी की सर। बात है, करोड़ों निवेशकों के हित की बात हो रही है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके चैनल नमस्कार। को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल में जुड़े सभी साथी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और सर मेरा कहना है कि मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, ना ही संगठन का, ना ही कंपनी का, लेकिन जितने भी कंपनियां सर होती हैं उनको चलाने के लिए एक अथॉरिटी पावर होता है, वो हमारी सरकार है। अमित शाह जी ने कहे थे कि 9 महीने में भुगतान संपूर्ण हो जाएगा, 9 महीने में सर हुआ नहीं। तो सर आज ठीक है, आप संगठन की जरूरत पड़ी या इनका जरूरत क्यों पड़ा, इन लोगों को संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात जानने वाली बात है। कहीं ना कहीं सर आपने हमारी बात नहीं सुनी, तब नहीं ये लोग आए सर। तो इनको भी सर हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि आज ठीक है हम कहीं डूब रहे हैं, कोई मुझे तिनके का सहारा कोई दिया तो उसको सर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जमाकर्ता हो। और ये कोई कहता है कि भाई ये चंदा लेके लोग लड़ते हैं, चंदा लेके, तो भाई तुमको कौन मना किया है? तुम्हारे अंदर अगर सक्षम हो तो तुम भी फील्ड में आओ और जमाकर्ता से संपर्क करो। आज के डेट में सर जब से बीजेपी गवर्नमेंट है सबकी स्थिति खराब है। हम लोग सहारा में कार्यरत थे 25-25 साल, हम लोग की स्थिति, चैनल में जुड़े बहुत सारे हमारे साथी, पूछिए उनकी स्थिति क्या है। तो आज किसके पास 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख रुपया है? ये बड़ी छोटी संस्था सर नहीं है, छोटा काम सर नहीं है जी। आपको एक आदमी अब 2000 लोग को का पैसा दे के खिला लेगा पिला लेगा, आज उस स्थिति में नहीं है सर। कोई बड़े बड़े कंपनियों की स्थिति खराब है सर। तो इसको सर जो लोग लिख रहा है ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आप ठीक है उनका सपोर्ट नहीं करते तो उनका विरोध भी करने का आपको हक नहीं। आप स्थिर रहिए जहां है तहां। आप काहे तरह तरह कमेंट में लिखते हैं? इससे कोई बहुत बड़ा आपस में किसी का कोई झगड़ा थोड़े है सर। अभय शुक्ला साहब क्या चाहते हैं? क्या पैसा चाहते हैं कि ना हमको मिल जाए? नहीं, उनका भी एक ही काम है कि भाई जमाकर्ता कार्यकर्ता को पैसा मिले। ठीक है, वो कंपनी का विरोध कर रहा है, हम भी सर यही चाहते हैं कि जमाकर्ता का पैसा मिले, कार्यकर्ता का पैसा मिले। वो कंपनी का विरोध करके कर रहे हैं, हम कंपनी के साथ रह के कर रहे हैं। रास्ता तो एक ही, काम तो एक ही है, रास्ता भरे सर अलग अलग होगा। लेकिन सर मेरे हिसाब से, मैं यहाँ बहुत अनुभवी लोग भी बैठे हैं, ये पोर्टल से सर भुगतान संभव है नहीं। मान लीजिए 50,000 है, कितना लोग आ गए, और ऐसे सर भुगतान थोड़े हो पाएगा। आज समय किल करने की जरूरत नहीं है सर, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने पीआईएल में पहला इन्होंने आर्गुमेंट यही किया है कि पोर्टल से भुगतान जो है ये पंचवर्षीय योजना हो जाएगी और विलंब होगा। ऐसा मत करिए, ऑलरेडी सहारा का 15,000 करोड़ रुपया आपके पास है। ये कौन सा खेल शुरू किए हैं, पोर्टल से करेंगे और इससे डिफिशियंसी करवा करके एक फिर से निवेशकों को जाल में फंसा रहे हैं। और हो क्या रहा है, 15,000 करोड़ सर छोटा अमाउंट तो है नहीं, और 15,000 करोड़ रुपया की अगर अदायगी हो जाएगी तो कंपनी का सोचिए कितना रिलीफ मिलेगा, आप कल्पना कीजिए। और जो बार बार ये लोग, जो जितने आंदोलनकारी हैं, सब लोग यही कहते हैं कि उनको पैसा दीजिए जो एकदम जरूरतमंद हो, एकदम जो जरूरतमंद हो पहले उनको दीजिए। अब इससे बड़ी बात ये लोग क्या कह सकते हैं? बोला कि भाई 5 लोग अगर मान लीजिए हम लोग हैं और 5 में से 2 लोगों को वो सबसे जरूरत है तो 3 लोग रुकने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा सहयोग और क्या होगा साहब? तो 15,000 करोड़ रुपया अगर एकदम से जो जरूरतमंद निवेशक हैं उनको फौरन दिया जाए, उनको चिन्हित किया जाए, ठीक है। लेकिन वहां क्या हो रहा है, बंदरबांट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि एरिया मैनेजर और क्या मैनेजर होता है मुझे नहीं मालूम आपका, वो लोग अपना पैसा निकाल लिए, बड़ा बड़ा अमाउंट निकाल लिए, छोटे निवेशक ऐसे ही फंसे हुए हैं। तो ये तो बात भी नहीं होनी चाहिए ना। अब सर ये सर तो डिबेट में ही सुनते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटा, मेरा शहर बहुत छोटा है और यहाँ हम लोग चूंकि शुरू से तत्पर रहे हैं, तो यहाँ किसी अधिकारी को हम लोग चलने नहीं दिए। जो हुआ कार्यकर्ता को मिला, जमाकर्ता को मिला, किसी अधिकारी को कोई पैसा नहीं निकाल लिया। ये मैं सच्चे दिल से सर बता रहा हूँ,
गोपालगंज की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ कोई अधिकारी इस तरह का भी प्रयास नहीं किया कि भाई मेरा 50,000 है मुझे मिल जाए। नहीं होगा, आपके यहाँ नहीं होगा। हम ये कुछ जगह हुआ होगा सर, कुछ जगह हुआ होगा, और ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि ये सब जगह हुआ होगा। इसमें कंपनी भी दोषी जी, नहीं जी। है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब इतना विशाल हो जाती है कंपनी और बहुत बड़ा एक ये हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है कई बार ऑडिट भी रखना। ये बात भी मैं मानता हूं, इसमें कंपनी भी दोषी नहीं है कि कुछ लोगों निहित स्वार्थी लोग होते हैं जो अपना पैसा निकाल लिया, बाकी लोग मरो जरो, ऐसा इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये बात मैं मानता हूं कि बड़ी कंपनी होने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होते रहती हैं, लेकिन अब जब ये गड़बड़ियां प्रकाश में लाई जा रही हैं, तो कंपनी को भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, उनको भी अपना विजिलेंस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जो जरूरतमंद निवेशक हैं उनको पहले पैसा मिल जाए। और मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये 15,000 करोड़ रुपए जो सरकार, मैं तो सरकार को दोषी मान रहा हूं साहब। और ध्यान रहे, मुझे अदालत से मुझे कोई मोहब्बत है नहीं, मैं तो अदालतों के खिलाफ मोर्चेबंदी किया हुआ हूं। ये अदालतों के खिलाफ मैंने मोर्चाबंदी किया हुआ है, और हिम्मत नहीं है अदालत को कि मेरे खिलाफ कोई कंटेम्प्ट करेगा जिस दिन, तो मैं उस दिन खड़ा होकर के मैं उनको बता दूंगा कि कंटेम्प्ट होता क्या है। उसी अदालत में जाकर के बताऊंगा कि कंटेम्प्ट होता क्या है। ये अदालत अगर चाहती तो आज ये 12 साल से जो आप लोग भटक रहे हैं ना, वो नहीं भटकती, और कंपनी भी ठीक हो गई होती, कंपनी भी ठीक हो गई। मैं आज भी मानता हूं कि सुब्रत राय को जेल देना ठीक नहीं था, मैं आज भी इस पक्ष में हूं। जेल उपचार नहीं था। आप बिठाते उनको अपने सामने में, बोलते पैसा देते जाओ भाई, पैसा देते जाओ, पैसा देते, कोई सॉल्यूशन। अगर आज आपने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालिए, प्रैक्टिकल। मैं कह रहा हूं कि सारी बात में मान जाता हूं कि सुब्रत राय ने बहुत घपला किया, सुब्रत राय बहुत खराब, सुब्रत राय सब कुछ सब एकदम बेकार तो है, मान लीजिए कि हाँ है। तो अब जब अदालत के पास है तो अदालत को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना, कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इतने दिन में दो, इतने दिन में दो। वो तो आपने किया नहीं, जेल भेज दिया, और फिर जेल पर भी ऑडिट नहीं रखा कि जेल में सुब्रत राय क्या कर रहे हैं, कोई ऑडिट नहीं रखा। फिर उनके जो बारे न्यारे करने वाले लोग थे, उस नाम पर पैसा तहसील लिया। आप हैरान हो जाएंगे, जिस दौर में सुब्रत राय जी जेल में थे, उस दौरान एजेंटों ने पैसे बना लिए, बहुत सारे एजेंटों ने पैसे बनाए इस नाम पर, और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे कल एक जानकारी मिली कि दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वो अकेले व्यक्ति थे कमाने वाले, उनका एक फ्लैट था 45 लाख रुपए का, और वो ये अब जब तक वो मुझे देंगे नहीं उसकी कॉपी, लेकिन ये जानकारी मुझे मिली है, ये इसलिए मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूं। वो फ्लैट बेच करके उनको किसी ने समझा दिया कि भैया इसमें 40-45 लाख रुपए तुमको मिलेगा, यहां पे जमा कर दो, और उनको दिल्ली छोड़ करके जाना था क्योंकि अर्निंग मेंबर गुजर गए थे। तो उन्होंने फ्लैट बेच करके वो 45 लाख रुपया, क्या होता है मंथली स्कीम वाला, पता नहीं क्या स्कीम होता है, उसमें उन्होंने जमा कर दिया। MIS होता है। हाँ, अब 45 लाख रुपया जमा कर दिया, अब वो बेचारा अब बर्बाद हो गया। अब बताइए, तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैं तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि कंपनी, ये अदालत जो है, अदालत और सरकार अगर ठीक रहती, अगर इनका मिशन ठीक रहता, रूल ऑफ लॉ अगर वाकई में इस देश में होता, तो सब चीज पटरी पर होता, फिर ये दुर्फंदी भी नहीं होता, ये जो घपला हो रहा है ये भी नहीं होता, व्हाइट पेपर पर पैसे लिए जा रहे हैं ये भी नहीं होता। आज भी संज्ञान में नहीं है कि व्हाइट पेपर पर आज भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनको सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, बेचारा अपना धंधा करते रहते हैं, उनको जाकर के कोई समझा देता है पैसे ले आओ, ये हम पर्ची लिख देते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह ये काम हो रहा है, अवधेश जी कर रहे हैं ये काम, नहीं, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है, और इससे बदनामी किसकी हो रही है? अल्टीमेटली कंपनी की हो रही है। जिम्मेदारी किसकी बन रही है? कंपनी की हो रही है, लायबिलिटी उनकी बन रही है। तो इसको तो देखना पड़ेगा ना कंपनी को, वो कंपनी देख नहीं रही है, इसकी मैं बात कह रहा हूं। अब मेरे पास आप ये बताइए कि जिन लोगों की मौत हो गई है, जिनका ट्रांसफर अकाउंट है, उनको पैसा कैसे मिलेगा? अवधेश जी, आपके पास जो लोग आते हैं तो आप लोगों को क्या कहते हैं? सबसे पहले बात तो सर जो लोग मर गए हैं, जो लोग एक्सपायर कर गए हैं और उनके नाम से अकाउंट है, तो अभी तो पोर्टल पे ब्रांच में होता था कि उनका डेट मैच्योरिटी बनवा के
और हम लोग भेजते थे तो उनके नॉमिनी के नाम से एडवाइस आ जाती। तो उस समय मान लीजिए जो पैसा है रीइन्वेस्ट करके कुछ दिया जाता था अगर पैसा रहता था तो। अब तो न उसका कोई विकल्प आया है, न बहुत सारे सर ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दबाव में पैसा दे दिए हैं, सर्टिफिकेट उनके पास है। अब तो कागज तो सर्टिफिकेट तो जमाकर्ता के नाम से वो पैसा ले लिए हैं। अब उनकी स्थिति क्या होगी? MIS का सर बात बता रहे हैं। MIS में बहुत सारे लोग पैसा जमा किए, MIS नहीं मिल रहा है, आज 2 साल से बंद है। तो अभाव में स्वभाव खराब होता है। जब पैसे की कमी होने लगी तो ये सर आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई किया है तब ना ये बात चर्चा में हुआ है। कहीं ना कहीं पैसा हमारे अधिकारी जो भी एरिया मैनेजर या जो भी है निकाले होंगे। तो सबसे पहली बात सर हम संस्था को भी गलत नहीं कहेंगे और ना ही संगठन के लोग को गलत कहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट सर कह रही है कि बीच का रास्ता निकाले जाए। जब आदमी मर गया तो बीच का रास्ता आप निकाल रहे हैं। तो बीच का रास्ता भाई 12 साल पहले नहीं निकाला जा सकता था सर। उस समय कंपनी की भी स्थिति ठीक थी, उस समय कार्यकर्ता भी थे, जमाकर्ता भी थे, कुछ पैसा मिल रहा था। अब मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है सर, आप कहिएगा कि आप जाइए लखनऊ आइए, कैसे आएंगे सर? आज स्थिति सर भयावह है। आज लोग कह रहे हैं कि जे कल मिल जाएगा, कल कुछ नहीं होगा सर। आज पोर्टल से 50,000 रुपया कितना लोग को आ गया है बोलिए? उसको हम नहीं मान रहे हैं कि भाई आ गया, 10-20 लोग को आ गया 10-20 लोग का मामला नहीं ना है सर। आज सब अगर जल्दी पेमेंट करना है, ठीक है, संगठन के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, अरे वो भी आदमी इंसान है सर, बैठ के बात कीजिए ना, क्यों नहीं मानेंगे? संगठन के लोग सर इंसान है ना सर, और उसमें बहुत सारे कहीं दूसरे जगह से थोड़े लोग आए हैं, हम ही लोग के बीच के लोग आए हैं, हम ही लोग के बीच के जो सहारा के वर्कर हैं भाई, आज कष्ट हुआ तब सर गए। अवधेश जी देखिए, ये देखिए अनिल सिंह जी लिख रहे हैं कि 2014-15 से सहारा मैनेजमेंट के कुछ चाटुकार एजेंट 20 से 40% कमीशन लेकर के इन्वेस्टर का पेमेंट करवा रहे हैं आज भी। ये सही है? क्या ये सही है? ना सर, नहीं सर, ये इस बात को नहीं मानते। ऐसा नहीं है ना? ये सर ऐसा नहीं हो सकता है। 40% कमीशन सर कम हुआ। 1 लाख रुपया आपका पेमेंट कराएंगे, 40,000 रुपया आप दे दीजिएगा, कोई दे सकता है? अब लोग कहने के लिए कुछ भी देखिए, अब सहारा बदनाम हुआ है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये कुछ अफवाहें भी हैं, ऐसी बात नहीं है सर, होता है, लोग कहेंगे। खैर इस बात पे नहीं जाना है। आज समय आपका, आप देखिए, सबसे पहली बात, आप जमाकर्ता का भुगतान कंपनी नहीं की तब नहीं ये स्थिति आया। स्थिति काहे आ गया? आप बीच में जाके बात करते, कार्यकर्ता से बात करते, जमाकर्ता से बात करते। सर 42-44 साल हो गया जमाकर्ता कार्यकर्ता। यही कह रहा हूं कि अगर प्रबंधन बीच में रहता, अब इसमें पीछा छुड़ाने की क्या बात थी? आप साथ साथ चलते, मिलके चलते और कहते, आपको खाली ये साबित करना था कि आपके नियत में कोई खोट नहीं है, निवेशकों को और एजेंटों को। इतना ही खाली आप साथ साथ चलते कि नियत में कोई खोट नहीं है, ये खाली साबित कर करके चले आप। अब भी कोई बात नहीं हुई है, यही तो आप भी कह रहे हैं अवधेश जी। जी सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात मान ले कि मेरे पास आपको 10,000 रुपया देना है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपके पास गया, आशुतोष सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कुछ समय लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा? हमको क्या कीजिएगा? आप मानिएगा कि भाई कम से कम देना के तो कह रहा, आया तो मेरे पास, अब हम भाग जाए, छुप जाए तो आपको भी असंतोष भाव पैदा हुआ कि भाई देगा, यही स्थिति पैदा हुई है। और मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम जिला में सेक्टर ब्रांच खोलिए, पोर्टल से भुगतान हो, ठीक है, होते रहे। और जो लोग 50,000 25,000 बहुत जरूरत है, नीड बेस है, उनका जो पैसे 50,000 अभी आ रहा है, कम से कम 50,000 60,000 आप पैसे की व्यवस्था कीजिए और सेक्टर ब्रांच खोलिए और संगठन के लोग को भी बैठाइए उसमें भाई, कि थोड़ा आप भी मदद कीजिए और देखिए, करवाइए, मिलिए, होगा सर, क्या नहीं होगा। लेकिन पहले तो इस शुरुआत हो, सरकार को इस पर पहल करना चाहिए कि भाई आदेश करके। मेरा ये कहना है कि कोई बवाल ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी एक डिप्यूट कीजिए, एक हर सेक्टर, आपने बहुत बढ़िया कहा कि सेक्टर कार्यालय खोला जाए
और इसीलिए इन लोगों ने उसमें PIL में लगाया है कि सिंगल विंडो सिस्टम करके ये काम कीजिए। और ये काम तो मेरे कहने का तात्पर्य, ये काम 15,000 करोड़ के लिए तो हो ही सकता है साहब। 15,000 करोड़ तो है ना सरकार के पास, बाकी सहारा दे रही है 10,000 करोड़ और 3 महीने में आपको देना है। 1,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी जमा हो गया, तो 16,000 करोड़ रुपया हो गया, और 9,000 करोड़ रुपया उनको देना है। 9,000 करोड़ रुपया दे ही रहे हैं, वो लोग काम पे लगे हुए हैं। तो 25,000 करोड़ रुपया तो है वहां पे। 25,000 करोड़ रुपया सरकार की देनदारी है। मैं इसमें प्रबंधन के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि भाई 25,000 करोड़ रुपया तुम देना शुरू करो, फटाफट तरीका निकालो। ये तरीका, हाँ क्या बोल रहे हैं चौधरी जी, बोलिए चौधरी जी बोलिए। ना एक मिनट सर, एक मिनट सर। अच्छा, बोल सरकार के पास ठीक है 5,000 करोड़ रुपया लिया है सरकार सेबी से। आप 5,000 करोड़ रुपया सहारा को दीजिए, सहारा को ही दीजिए और सब लोग को बैठाइए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सर जिसका 25,000 है 30,000 उसको ज्यादा जरूरत है इस समय, और सर बहुत गरीब व्यक्ति है। हम कलेक्शन सर किया है, हम 20 रुपए से कलेक्शन चालू किए थे सर। हम कलेक्शन किया, हम जमाकर्ता का स्थिति सर देते हैं। जो दिन भर चिकन मटन काटता है वो बेचारा शाम को 100 रुपया दिया सर, कितना कमाया कि हमको 100 रुपया दिया, उसका पैसा सर आज फंसा गया। उसको ज्यादा जरूरत है सर, उसको ठीक है 50,000 है, उसको 25,000 अभी तुरंत देंगे, बोलेंगे 3 महीने बाद 25,000 और देंगे भाई। वो कुछ नहीं करेगा, झगड़ा आपसे करेगा सर, पैसा लेके चला जाएगा। पहले आप सेक्टर ब्रांच खुलवाइए और सारे कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व कीजिए कि जितने आपके डिपोजिटर हैं 10,000, 15,000, 25,000 उनको बुला के लाइए और बैंक से बात कीजिए कि नहीं एक दिन में 1,000 आपको नेफ्ट करना है। ऐसी व्यवस्था लाइए सर, 3 महीना में सारा भुगतान सर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इस दिशा में पता नहीं, हमको उम्मीद है कि प्रबंधन इस बात को जरूर सुन रही होगी, देख भी रही होगी और इस दिशा में काम भी करेगी। कोई दुश्मन थोड़ी है यहाँ पर। बोलिए गणेश जी, बोलिए गणेश जी। पाठक सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। सर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2020-21 में मैंने CRCS में शिकायत की थी। उस वक्त मुझे लगभग 38 लाख रुपए का पेमेंट जोन के माध्यम से किया गया था। तो क्यों नहीं अभी जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है और इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए जमा करवाने का कहा है, तो क्यों नहीं 1-2 हजार करोड़ रुपए जोन के माध्यम से भुगतान किया जाए। जो ज्यादा जरूरतमंद कार्यकर्ता है, जमा करता है, उनका भुगतान किया जाए, जोन के माध्यम से भुगतान किया जाए। सर जब आपने क्या किया, एक बार फिर से बोलिए कि जोन के माध्यम से भुगतान किया गया था 38 लाख रुपया, क्या था मामला आपका? सर मैंने 20-21 में CRCS में भुगतान नहीं मिलने के कारण शिकायत की थी। तो वहां से वो शिकायत मुख्यालय लखनऊ गई सहारा मैनेजमेंट के पास और वहां से मेरा भुगतान जारी हुआ। जिन्होंने जोन के माध्यम से मुझे भुगतान किया था, तो क्यों नहीं वही प्रणाली अपना कर, क्योंकि अभी किसी कोर्ट का ये ऑर्डर तो है नहीं कि आप भुगतान नहीं कर सकते। तो जोन के माध्यम से 1,000-2 हजार करोड़ देकर भी जरूरतमंद कार्यकर्ताओं का और जमाकर्ताओं का भुगतान किया जा सकता है, अगर इनकी मंशा जग जाहिर मैनेजमेंट की हो तब। सर एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे 15 लाख रुपए का MIS बाकी है। मैं कल ब्रांच ऑफिस गया था, एक एडवाइज 2,800 रुपए की बनती है सर, 2,800 रुपए की, जबकि इनके पास जो इनका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें लेट ब्याज सहित 3,200 रुपए शो कर रहा है। आज दिखा रहा है 3,200 रुपए। तो इनकी मंशा तो है लेट ब्याज देने की, बट ये जैसे मान लो सहारा का मैनेजमेंट अपनी मंशा जग जाहिर क्यों नहीं करता सर? मैनेजमेंट सामने आके क्यों नहीं कह रहा है कि हम जैसे ब्रांच से भुगतान करेंगे, रीजन से भुगतान करेंगे? ये बात करना चाह रहा हूं सर। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं गणेश जी, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि मैं तो मुझे हैरानी है। अब चूंकि सहारा श्री अब है नहीं, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूं कि अब ये कैसे ये हो पा रहा है, क्योंकि ये जो आपने अभी कहा कि जो लेट फी, लेट इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ा हुआ है। अगर वो जुड़ा नहीं होता, देने की मंशा रहती तो वो नहीं होता। इसका मतलब है कि मंशा है। जब मंशा भी है तो परेशानी को सामने में आप रख क्यों नहीं रहे हैं? परेशानी को ठीक से हौसले के साथ आइए, निवेशकों के साथ बैठिए और कहिए कि साहब हम इसको इस तरह से सॉल्व करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये ठीक आपने कहा
कि भाई 1000 करोड़ रुपया आप जोन के माध्यम से दीजिए, पोर्टल खेल रहे हैं। नहीं सर, जोन में दूरी बढ़ जाएगी सर। एक ब्रांच से किसी ब्रांच से जोन 250-250 किलोमीटर दूर है सर, तो यहाँ के जमाकर्ता नहीं जा सकते हैं सर, दूरी बढ़ जाएगी। तो ये सेक्टर ही सर कितने दूरी पर होता है? जिस सेक्टर नजदीक में, सेक्टर सर 20-25 किलोमीटर के रेडियस पर रहता है। देन इट इज ओके। तो सेक्टर कार्यालय तो ज्यादा बेहतर है ना। मैंने जोन हुआ कहने का मतलब हुआ कि एक और एक्सटेंशन हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर कार्यालय से ये काम किया जा सकता है। तो एक सेक्टर कार्यालय में मान लीजिए कितने निवेशकों को कैटर किया जा सकता है एक सेक्टर कार्यालय में अगर खोलते हैं तो एवरेज? सर ज्यादातर सेक्टर कार्यालय और ब्रांच कार्यालय बंद हो चुके हैं सर। अगर ये ब्रांच के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो बंदरबाट होगा सर, अपने अपने चहेतों का पेमेंट निकाला जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई ऑथराइज पर्सन सहारा का नहीं है, वहां पे फ्रेंचाइजी गार्जियन बैठे हैं, तो वहां पे बंदरबाट होगा सर। इससे बढ़िया जोनल कार्यालय पे ऑथराइज आदमी बैठे हैं तो वो अच्छी तरह से भुगतान कर पाएंगे सर। नहीं सर, फ्रेंचाइजी की मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रांच भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्टर ब्रांच की बात कर रहा हूँ। विष्णु सर बात मेरी समझ रहे होंगे, मैं सेक्टर ब्रांच की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ। और ब्रांच पे ऐसा नहीं कि आप एक सेक्टर मैनेजर साहब के सामने पैसा आया बांट रहे हैं, नहीं, वहाँ स्टाफ रहेंगे, वहाँ अथॉरिटी पावर रहेगी, वहाँ प्रशासन रहेगी, वहाँ कंपनी अवधेश सिंह जी ब्रांच पे ये खेल खेला जा रहा है कि मेंबरशिप लोड करने के पैसे लिए जा रहे हैं। अब सर चूंकि सहारनपुर का ब्रांच 5000 से ऊपर है सर, हम बहुत छोटे शहर से आते हैं, हम अपनी बात आपको बताते हैं। गोपालगंज जिले में जितनी ब्रांचेज हैं उसमें कहीं आप अगर ऐसे भी आइएगा, कहीं आपसे 10 रुपया लोग नहीं मांगेगा। आपका फोटो, आपका आधार कार्ड और अपने हाथ से भर के आपके दस्तखत करा के हम लोग सिवान रीजन पहुंचाते हैं। हमारे आरएम साहब आज भी तत्पर रहते हैं। अगर गलती से आप एक बात झूठा भी बोल दीजिएगा मेरे आरएम साहब से या मेरे सेक्टर में साहब से कि अवधेश सिंह 2 रुपया हमसे लिया है, तो अवधेश सिंह की आप क्या बताएं, क्या पनिशमेंट हो सकता है? ये स्थिति है। मैं भी पूर्व फ्रेंचाइजी गार्जियन रह चुका हूँ। 94 की मेरी ज्वाइनिंग थी, 2019 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया। 16 साल तक मैं भी फ्रेंचाइजी मैनेजर रहा हूँ सर। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ब्रांच में क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर जोन के माध्यम से भुगतान किया जाए तो सबको समान रूप से भुगतान हो जाएगा। नहीं सर, मेरा ये काम सर सरल बनाना है ना। अब बताइए विष्णु सर, थोड़ा बताइए इनको। एक जोन है जैसे 250 किलोमीटर दूर और किसी को 25,000 रुपया लेना है, अब वो 1000 रुपया खर्च करेगा तब तो सर 250 किलोमीटर दूर जाएगा और उसका एक दिन समय लगेगा सर। जब ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, सीधा खाते में जा रहा है, तो 1000 खर्च क्यों करेगा सर? सिर्फ उसको कागज सबमिट करने हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, चेक के माध्यम से पेमेंट होगा, तो उसको खर्च करने की क्या जरूरत है सर? जैसे पोर्टल पर आंशिक भुगतान हो रहा है, ठीक उसी तरह से जोन के माध्यम से भी जरूरतमंद जमाकर्ताओं को, जरूरतमंद कार्यकर्ताओं को अगर संस्था की नियत सही है और अगर उनको वापस जैसे अवतरण करना है, उनकी नियत साफ है, तो वो आंशिक भुगतान दे सकते हैं। जिस तरह से पोर्टल में भुगतान दिया जा रहा है आंशिक, हालांकि मय ब्याज वहां भी नहीं है, किसी कोर्ट का आदेश नहीं है कि आप बिना ब्याज भुगतान करो, जबकि पोर्ट पे जमा धन का ही पोर्टल से भुगतान किया जा रहा है और आंशिक भुगतान दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जोन के माध्यम से जरूरतमंद कार्यकर्ताओं को अगर आंशिक भुगतान दिया जाए तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी सर। मेरी बात अगर मैं आपको कहूं सर, तो मेरा 50 लाख रुपए बकाया है सर, MIS 15 लाख रुपए की बकाई है। मेरी मिसेज की दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी है, फेल हो चुकी है, आज उसको ट्रांसप्लांट करवाना है, बट मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा सारा पैसा फंसा हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि पैसा आए और मैं किडनी ट्रांसप्लांट करवाऊं। सर जोन का कोई साइट नहीं है, जहां ऑनलाइन कीजिएगा तो जोन पे चला जाएगा। पहली बात सुन लीजिए, जोन का कोई साइट नहीं है। अब एक पोर्टल है, पोर्टल पे आप ऑनलाइन कीजिएगा, जोन में नहीं जा सकता है। जोन में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन जाइएगा वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सेक्टर ब्रांच खुलवाइए, वहां बैठाइए, वहां
अब सर वो स्थिति जो सर समझ रहे हैं कि लोग बंदर बांट कर लेगा, ये कर लेगा, अब कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है। अब 1 रुपया सर इधर उधर नहीं होगा, और जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे छोड़ दिए चाहे हैं, वो अपने जमाकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात सर समझिए थोड़ी सी, हम जो मेरे समझ से सर बता रहे हैं। सर आप एक और मेरा निवेदन तो ये भी है अवधेश सिंह जी, मेरा निवेदन तो ये भी है कि इस त्रासदी में जो लोग काल कलवित हुए हैं, अगर सहारा की मंशा सही है तो सर्वप्रथम उन कार्यकर्ताओं का भुगतान, चाहे वो आंशिक ही हो, उन कार्यकर्ताओं का भुगतान किया जाए जो इस त्रासदी में काल कलवित हुए हैं, जिन माँ बापों ने अपने सपूतों को खोया है, सर्वप्रथम उन कार्यकर्ताओं को भुगतान किया जाए। सर मेरे पास कोई ऑथेंटिक जवाब तो नहीं है, या मैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से मैं सुना हुआ हूँ, उस पर मतलब 100% ओके मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सुना हुआ हूँ कि प्रबंधक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे ये ब्रांच ओपन होगा उनकी व्यवस्था करने की बात हो रही है, ऐसी सर है, जानकारी में है, मुझे पता चला है, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक लिखित या कोई ये नहीं है सर, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। इस पे मैं भी जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक रस्सी फेंक दी सहारा मैनेजमेंट के सामने, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाइए, तो क्यों नहीं मैनेजमेंट निवेशकर्ताओं के सामने एक रस्सी फेंकता है कि हम आपको आंशिक भुगतान ही करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट आपको भुगतान करेंगे। ये मंशा मैनेजमेंट निवेशकर्ताओं के सामने जाहिर क्यों नहीं कर रहा है सर? थोड़ा सा सर 10-15 दिन वेट कीजिए, मुझे जो जानकारी कहीं से मिली हुई है कि 10-15 दिन वेट कीजिए, इसकी व्यवस्था हो रही है, और मैं आपको बहुत सारे लोग बता, इस मामले में मैं कल अपडेट देता हूं। मैं भी थोड़ा अपने स्तर से इसकी जानकारी मुहैया कराता हूं कि प्रबंधन अब क्या सोच रही है। ये मैं कल मैं आपको इस मामले में अपडेट देता हूं। अनवर, आप जल्दी से बोल लीजिए, हम क्लोज करेंगे, बोलिए। सर चौधरी जी बोले कि सर 2021 में हमने जमा किया। सर उसी 2021 में सहारा इंडिया में सर जब एडवाइस जमा किए, और उसके बाद सहारा इंडिया फ्रेंचाइजिंग मैनेजर के पास से सर सहारा का जो भी पैसा डिपॉजिट का जो भी पेपर है सब साइन करवा लिया गया सर। एफिडेविट, डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण, डेथ सर्टिफिकेट सर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज है सर, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का जो भी प्रमाण होता है सर, वो पूरा प्रक्रिया कर लिया गया। उसके बाद फिर अवधेश जी को शायद पता होगा कि दरभंगा के जो लहरियासराय के जो आरएम सर थे, जो इनका भी गया प्रमोशन हो गया है, उन्होंने सर कहा कि अगर आप ये सर 20% अगर लेते हैं तब हम आपका एडवाइस आगे भेजेंगे, नहीं तो हम सर यहाँ तक उनको बोले कि सर हमको 50% पेमेंट कीजिए, 50% जो है हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। उन्होंने हमारे एडवाइस को भेजे या नहीं भेजे, बाद में हम उनसे सर हम रिसीविंग मांगे, रिसीविंग भी नहीं मिला सर। आज तक हमको 1 रुपया भी नहीं मिला सर। उस समय सर 80-20 की बात हो रही थी, भुगतान हो रहा था उस समय 80-20, इसीलिए आप लोग बोले कि 20% ले लीजिए, 80% इन्वेस्ट करने के लिए कहे होंगे, ये बात मैं जानता। और एक बात सर, और 1 मिनट सर समय तो सर दिया जाए हमको, जहां तक के लोग पैसा निकालने की बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी गार्जियन या एजेंट, सर मैं 8 लाख रुपया पर मंथ कलेक्शन करता था, और आरडी में मंथली मिला के 10 लाख, और मैं अफसोस में पड़ गया, आज तक सर मेरा 1 रुपया हम नहीं निकाल पाए, जमाकर्ता का ही भुगतान कराते रह गए। 2022 तक हम कराए, जब तक एनआई बंद नहीं होता तब तक भुगतान कराए, हमको आज 1 रुपया नहीं निकाल पाए। अवधेश जी हमारे यहाँ ऐसे जमा करता है, बात करता है ना, लेडीज है, उनको इस तरह का सामना, बेइज्जती का सामना झेलना पड़ता है। हम एरिया में रह चुके, देख रहे हैं, बहुत बेइज्जती उनको झेलना पड़ता है। हमारे गांव के ही जो हमारे एजेंट है उनको बेइज्जती झेलना पड़ रहा है। हम क्या करें, उन पे एक्शन ले? हम एक समाज में रहते हैं, ये पैसा जो है एक समाज का पैसा है। कल सर आपकी बात सही है, और तब कल एक बार थोड़ा सा प्रबंधन का जरा पता करें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर बात करते हैं। अगर अभी भी सुधार नहीं है तो फिर देखते हैं क्या होता है ना जी, क्योंकि हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते थे।